तंजीम पहले से कर्नाटक में काम कर रही थी, लेकिन ये सही है कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से जो जिस तेज़ी के साथ या जिस गति के साथ काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, और इसीलिए अब सईद अहमद साहब को ऑल इंडिया कौमी तंजीम ने ये ज़िम्मेदारी दी है कि वो कर्नाटक में फिर से एक बार कौमी तंजीम को उसमें नई रूह फूंकने का काम करें और नए सिरे से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, तंजीम को खड़ा करने का काम करें। आज उसी सिलसिले में एक नशिस्त उन्होंने बुलाई थी जिसमें कर्नाटक के अलग अलग ज़िलों से लोग आए थे, और वो बहुत सारे लोग जो पहले से कौमी तंजीम से जुड़े थे और उसके अलावा भी कुछ नए लोग भी आज उस पर शामिल हुए हैं। और हमने ये गुजारिश की है उन लोगों से कि हर ज़िले में और ज़िले के बाद तालुका में और उससे भी नीचे जितने भी लोग हैं उनको जोड़ने का काम करें। और जो नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो का जो हमारा प्रोग्राम है, और अच्छी बात यह है कि अब कांग्रेस ने भी उस प्रोग्राम को अपने हाथ में लिया है, तो उस प्रोग्राम को पूरी दिलचस्पी लेकर उसको कामयाब बनाने का काम किया जाए, क्योंकि आज मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क की सालमियत का सवाल है, मुल्क की एकता का सवाल है। और जिस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है एक ख़ास जमात के ज़रिए, और जिसको कह सकते हैं कि फ़िरक़ा परस्ती का जहर पूरे समाज में घोलने की कोशिश हो रही है, ये बहुत ही ख़तरनाक है हमारे मुल्क के सालमियत के लिए। आज मुल्क के सामने बहुत सारे मसाइल हैं, गरीबी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, बहुत सारे मसले हैं। सर, क्योंकि रियासत में अब असम्बली इलेक्शन के इम्कानात हैं, इस वक्त इस तंजीम को उजागर करने का क्या मतलब? नहीं, ये पहले से काम कर रही है, तो ऑल इंडिया तंजीम है, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और सोशल हारमोनी के लिए हम काम करते हैं और सालों भर काम करते हैं। इलेक्शन से इसका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हमारा मकसद है कि मुल्क के अंदर कौमी एकजुहती को, कौमी एकता को मजबूत किया जाए, तो ये काम तो हमेशा चलेगा चाहे इलेक्शन हो या ना हो। सर, आपने अपने बयान के दौरान बताया कि सियासत से अक़लियतों को अलग किया जा रहा है, कौन अलग कर रहा है? देखिए, ये बात कोई छिपी भी नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, ख़ास तौर पर 2014 से, तो आप देख रहे होंगे कि लगातार आज की तारीख़ में, ये हिंदुस्तान की तारीख़ में हम सोचते हैं कि ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी जो हुकूमत में है, उस पार्टी से एक एमपी ना लोकसभा में है, ना एक एमपी राज्यसभा में है, ना असेंबलियों में है,
वो अपनी पार्टी से एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। तो ये जो नारा है ये इतना खोखला है, ये जाहिर होता है जब हकीकत में हम उसको देखते हैं, जब उस ज़मीन पर उसको देखते हैं। सर, वाज़ेह तरीन जो है भारतीय जनता पार्टी अक़लियतों की मुखालिफ आप बता रहे हैं और लोग जो है इसको मान भी रहे हैं, फिर उनसे मुतालबा कैसा? तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सियासी जमात अक़लियतों की लीडरशिप को आगे बढ़ा रही है या कम कर रही है? नहीं, देखिए हमारा ये कभी मानना नहीं, और आज भी हम इस बात को नहीं मानते हैं कि अक़लियत की कोई अलग से लीडरशिप हो, अलग से उनकी एक जमात हो। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की जो सेकुलर ताकतें हैं उनको मजबूत किया जाए। और आज अच्छी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ तमाम सेकुलर पार्टियां वो एक साथ आने की कोशिश कर रही हैं, और इसमें हमको कौमी तंजीम को जो भी मदद हो सकती है हम उनकी मदद करेंगे। क्योंकि रियासत के अंदर भी, अगर रियासत कर्नाटक की बात करें, जैसे आपने अपने बयान के दौरान कहा कि पिछले दिनों काफ़ी जो है MLAs हुआ करते थे, जाहिर सी बात है वो कांग्रेस की ही हुआ करते थे, क्यों कम हो गए मुस्लिम MLAs? नहीं, वो तो इसीलिए हो गया ना कि जब मुल्क के अंदर जब फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर अगर इलेक्शन होगा तो जाहिर है मुसलमान अक़लियत में हैं, तो वो कभी चुनाव नहीं जीत सकते। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले जो इस मुल्क का जो माहौल था वो एक जो कहा जाए कि कॉम्युनल हारमोनी में था। सब लोग एक दूसरे को पर यकीन और भरोसा करते थे, वोट डालते थे। उसमें उसकी बुनियाद, वोट की बुनियाद मज़हब नहीं हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस मुल्क को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की है, और एक जिसको कहते हैं पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन का काम किया है। तो इसीलिए आज, और दूसरी तरफ ये कि भारतीय जनता पार्टी जो, जैसा मैंने कहा कि नारा तो कुछ और देती है, लेकिन सही मानों में वो ये कोशिश कर रही है कि मुल्क के सियासत से, मुल्क की मेन स्ट्रीम से मुसलमानों को ख़ास तौर पर अलग कर दिया जाए। क्योंकि आपने बताया कि 20% ही अगर मुस्लिम तबका है रियासत के अंदर, तो 20% के हिसाब से क्या आने वाले इंतखाबात में मुसलमानों को नुमाइंदगी का मौका मिला जाएगा? क्योंकि हार और जीत तो बाद में होती है, पहले तो इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है क्या? देखिए, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सेकुलरिज़म को मजबूत करना। हमारा ये हरगिज़ मतलब नहीं। ठीक है, सभी जमातों को, सभी लोगों को नुमाइंदगी मिले, लेकिन सिर्फ हमारा ये मकसद नहीं। हमारा मकसद है कि इस मुल्क में सेकुलरिज़म मजबूत हो, सेकुलर मिजाज के लोग जीत कर आएँ और इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज़म को मजबूत करें। ये हमारा मकसद है। अलायंस किया है जहाँ अलायंस की ज़रूरत है, जहाँ हम महसूस करते हैं। अब जैसे बिहार का एग्ज़ाम्पल देते हैं आपको। बिहार में हमारा अलायंस है, महाराष्ट्र में भी अलायंस था, उसको मिलकर हमने हुकूमत चलाई। अभी झारखंड में हमारा अलायंस है JMM के साथ। तो ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ हम महसूस किया है हमने उनके साथ अलायंस किया है कांग्रेस पार्टी ने, और आगे भी हम करेंगे। हमारा मकसद है कि तमाम सेकुलर जमातों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ नहीं हो पाता है, उसके कई वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे अलायंस नहीं होते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कभी भी हमने, जब भी हमको मौका मिला, हमने कोशिश की है कि रियासती तौर पर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ भी हम लोगों ने जब हुकूमत बनाई थी जनता दल एस के साथ, पहले हुई थी। अब एक जनता दल एस का जो रहा है रवैया, वो आप सभी लोग जानते हैं कि वो कभी तो वो भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं, कभी और कुछ करते हैं। तो ये इसकी वजह से हमको ये देखना है कि आगे ऐसा ना हो कि हमारी मदद से कोई जीत कर आए और फिर वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करे, तो फिर तो हमारा मकसद फौत कर जाता है। क्यों खामोश थी? अब अचानक इलेक्शन से नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये ऑल इंडिया जमात है और हम लोग अलग अलग स्टेटों में काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। 4 साल 5 साल पहले भी हम लोगों ने दिल्ली में बहुत अच्छी एक कॉन्फ्रेंस की थी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की थी, और जिसमें सभी लोगों को हमने बुलाया था, दावत दी थी। उसमें हामिद साहब थे, उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट, वो आए थे। ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब थे,
सीताराम येचुरी जी थे, CPI के, और डी राजा थे। उसके बाद शरद यादव जी थे, शरद बंदी साहब थे, और ऐसे सही वो क्या नाम है उनका, आचार्य प्रमोद हाँ कृष्णन वो थे। तो हम सबको बुलाए थे अपने। नारा है जो कौमी तंजीम शुरू से भी बहुत सालों से भी ये नारा लेकर के चली है, और इसी नारे को भारत नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो को नारा लेकर के मैं भी सारे कर्नाटक में दौरा करूंगा। और कर्नाटक में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सियासत में हिस्सा नहीं लेते मगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और इन्हीं ऐसे ही लोगों को भी हम सपोर्ट लेंगे। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मिसाल के तौर पे प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, और सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले हैं, ऐसे लोग भी सिर्फ इलेक्शन तक आते हैं। इलेक्शन को वोट डालना, दिल में आया वोट डालेंगे, नहीं तो घर में बैठ जाएंगे। ऐसे लोगों को भी इकट्ठा करेंगे, और तारिक साहब की लीडरशिप के अंदर हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के कमिटीज़ बनाएंगे। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पढ़े लिखे नौजवानों को भी साथ में लेने की कोशिश करेंगे। और ये आज ये बहुत ज़रूरी है कि नौजवानों को आगे ला करके हम काम करना चाहेंगे। इसमें नुमाइंदगी एक अहम मसला है कि मरकज़ी सतह पर हो या रियासती सतह पर हो, असम्बलियों में, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी घट रही है, तारिक साहब ने भी बताया। तो इस सिलसिले में क्या आपकी कोशिश रहेगी? देखिए, ये पार्टियों का मामला है, कौमी तंजीम का इसमें किसी भी किस्म का दखल नहीं होता। और हम इतनी कोशिश ज़रूर करते हैं, जैसा कि तारिक साहब की भी कोशिश रही, सारे हिंदुस्तान में कौमी तंजीम में काम करने वाले उभर के लीडर बन चुके हैं बहुत सी जगह पे, और हमारी भी यही कोशिश रहेगी। और मैं खुद हूँ कौमी तंजीम में शुरू से साथ के साथ था, यहाँ हमको भी लीडरशिप करने का मौका मिला, 2 इलेक्शन लड़ा, MP की सीट मिली थी, अब पार्टी में काम कर रहा हूँ। और इसी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम चुन करके उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे, और आगे बढ़ के जाना उनके हाथों में।